स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं हम, और क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटबुक और पेन लेके रखना है अपने पास, और जैसे ही हम क्वेश्चन को बताएंगे आपको क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कितने बच्चों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस क्वेश्चन का क्या दिया है, आंसर दिया है। तो ये हमें आज क्या करना है, चेक करना है। और देखते हैं कमेंट बॉक्स पे कितने बच्चों के सबसे ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं। तो ये सब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे डालना है कि सपोज कीजिए हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं और 15 में से आपके कितने करेक्ट है। सपोज कीजिए आपके 14 करेक्ट है, तो आपको आप उसमें कमेंट बॉक्स पे डालना है 14। तो इस तरीके से हम क्या चेक करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंटों का कितना आंसर करेक्ट रहता है और कितना इनकरेक्ट रहता है। ठीक है सर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज हमारे क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन वॉकिंग फोर्स ऑफ एक्शन इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इन वॉकिंग, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो फोर्स ऑफ एक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, कि फोर्स जो एक्शन जो फोर्स है वो किसके ऊपर प्रोवाइड होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, पुश ऑफ ग्राउंड ऑन योर फुट। पहला ऑप्शन क्या है, पुश ऑफ ग्राउंड ऑन योर फुट, कि जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड है उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है बैकवर्ड पुश ऑन द ग्राउंड बाय अवर फुट। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, बैकवर्ड पुश ऑन द ग्राउंड ऑफ अवर फुट, मतलब जो ग्राउंड है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। थर्ड ऑप्शन है आइदर ए और बी, या तो ऑप्शन ए इज करेक्ट या बी करेक्ट, ये हो सकता है। और डी ऑप्शन क्या है मेरे पास, नाइदर ए नॉर बी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट क्या आंसर आने वाला है इसका चेक करते हैं हम। देखिए जब हम वॉक करते हैं तो मुझे बात बताइए, फोर्स ऑफ एक्शन किस तरफ लगता है। इसका मतलब जब हम वॉक कर रहे हैं तो फुट से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं ना, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बैकवर्ड पुश ऑफ द ग्राउंड बाय अवर फुट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया सभी को कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं तो फुट से हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। उसी वजह से बॉडी क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, टोटल मोमेंटम पूछा है गन और बुलेट का बिफोर फायरिंग। इसका मतलब गन अभी फायर नहीं हुआ है, तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम क्या रहेगा गन एंड बुलेट का। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव, यानी मोमेंटम क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 0। एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैन नॉट से। वी कैन नॉट से, द आंसर इज ए, बी और सी। ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि टोटल मोमेंटम क्या रहेगा गन एंड बुलेट का बिफोर फायरिंग। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि जो गन और बुलेट है, ठीक है ना, जब हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन क्या जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। लेकिन जब हमने फायर ही नहीं किया तो गन और बुलेट दोनों ही किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है ना। भाई बात क्या कर रहे हैं, बिफोर फायरिंग की बात कर रहे हैं। बिफोर फायरिंग मतलब फायर करने से पहले। अब फायर करने से पहले जो बुलेट है वो गन के अंदर ही तो है, तो उन दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा। भाई मोमेंटम कब होता है, जब मोशन में होता है, लेकिन जब वो रेस्ट पे है तो मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज 0, बिकॉज इन रेस्ट पोजिशन लीनियर मोमेंटम इज 0। मैं यहां लिख देता हूं, इन रेस्ट लीनियर मोमेंटम इज 0। ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन पे लीनियर मोमेंटम कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छे वीडियोस हैं ये। आप लोग क्या कीजिए, इनको डेली बेसिस पे देखिए, और अगर कोई डाउट वगैरह, क्वेरी वगैरह आता है तो कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, जिससे क्या है कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये आपको आगे के लिए भी काम में आएंगे, तो इनको ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस इज बिकॉज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज मच स्मॉलर। एक बात बताइए, जब हम गन को फायर करते हैं
तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाता है और गन किस तरफ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे गया उतनी ही वेलोसिटी से गन पीछे क्यों नहीं जाता है। समझ में आया ना सभी को कि भाई हम गन को फायर कर रहे हैं, जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे जाता है क्या उतनी वेलोसिटी से गन वापस आती है, क्या नहीं आती है। तो हम सभी जानते हैं उसका कारण क्या है। देखो ऑप्शन नंबर ए, गन इज मच हैवियर देन बुलेट। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि जो गन है एक्चुअलिटी में वो बहुत ज्यादा हैवी है, किससे, बुलेट से। बात तो सही है भाई, गन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है और बुलेट का मास क्या होता है, कम होता है ना, ठीक है ना। सेकंड क्या है, गन इज हेल्ड टाइटली। दूसरा ऑप्शन क्या है कि गन को हमने बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, टाइटली पकड़ा हुआ है। सी ऑप्शन क्या है, आइदर ए और बी, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए होगा ना ही बी होगा। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अब एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट देखते हैं जरा। रिकॉइल ऑफ गन की हम बात कर रहे हैं। देखिए रिकॉइल वेलोसिटी हमने पढ़ा था, v2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 बाय m2। ये रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, v2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 बाय m2 होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम गन को फायर करते हैं बुलेट आगे जाता है, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इतना क्यों नहीं रहती है, क्योंकि उसका मास जो है वो क्या रहता है, एज कंपेयर टू द गन ज्यादा रहता है, ठीक है ना। एज कंपेयर टू द बुलेट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ये हमने आपको बताया था ना कि जब हमने मोमेंटम पढ़ा था, जब हमने बताया था आपको मोमेंटम के केस में, देखिए अगर मास ज्यादा रहेगा और वेलोसिटी कम रहेगा तो भी मोमेंटम अफेक्ट पड़ेगा, और अगर मास कम रहेगा वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो भी मोमेंटम क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये चीज हमने आपको बताई थी ना। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। दैट इज गन इज मच हैवियर देन द बुलेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, इसको समझा भी दिया है मैंने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए, अ बॉल सेट रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज। एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो बॉल है, सपोज कीजिए हमने एक बॉल लिया है और वो ग्राउंड पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। मतलब एक बॉल जो है वो ग्राउंड पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, रोल करता हुआ जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि उसका कारण क्या है, स्टॉप आफ्टर सम टाइम, मतलब रोल कर रहा है और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। समझ में आई ना कि ग्राउंड पे बॉल जो है वो मूव कर रहा है और कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आपसे उसका कारण पूछा गया है कि उसका कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमें, अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है स्टूडेंट, दैट इज अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है ना। और अनबैलेंस फोर्स आपको पता ही है क्या होता है, कि जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। तो पहला ऑप्शन क्या आ गया, अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है, वो बॉल कुछ समय बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, अनबैलेंस फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। देखिए अनबैलेंस फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। तो एयर रेजिस्टेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, अपोजिंग फोर्स कह सकते हैं, अपोजिंग फोर्स। देखिए ये जो एयर रेजिस्टेंस होता है और ये जो फ्रिक्शन होता है, ये बेसिकली क्या होता है, अपोजिंग फोर्स ही होता है, ठीक है ना। और वो अपोजिंग फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों समझ में आ गए आपको। बात करते हैं ऑप्शन सी की, बोथ ए एंड बी। क्या इसका आंसर बोथ ए एंड बी आएगा, ए और बी दोनों आएगा क्या, या फिर नाइदर ए नॉर बी। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है, ऑप्शन को भी इलैबोरेट कर दिया है, तो आंसर देने में ज्यादा देरी नहीं होगी। क्यों नहीं देरी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का मतलब क्या है, अपोजिंग फोर्स है, और एयर रेजिस्टेंस का मतलब भी क्या है, अपोजिंग फोर्स है। तो मेरा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी। जो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉल जो है वो कुछ समय बाद स्टॉप हो जाएगा,
किसकी वजह से स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ये सारे फैक्टर उसके ऊपर आ रहे हैं, इसलिए वो बॉल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें रिजल्टेंट जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें रिजल्टेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि एक बॉडी के ऊपर लगने वाला सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 के बराबर होता है तो वो बैलेंस फोर्स रहता है। और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, और अगर उनका रिजल्टेंट 0 के बराबर नहीं रहता तो फोर्स क्या कहलाता है? अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है ना। एक्शन और रिएक्शन क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी के ऊपर लगता है क्या? बताइए मुझे फटाफट। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्शन और रिएक्शन क्या कभी सेम बॉडी के ऊपर लगता है? देखिए कैसे इसको चेक करेंगे। सपोज कीजिए आपके हाथ में एक बॉल है, उसको आपने बॉल पे मारा है, दीवार पे मारा है, दैट इज एक्शन। टकरा के वापिस आया, रिएक्शन। तो बॉल को आपने मारा दीवार पे, आप एक बॉडी हो गए ना, और दीवार से टकरा के वापिस आ रही हो तो दीवार दूसरा बॉडी हो गया। तो सीधी सी बात है, सेम बॉडी पे तो अप्लाई नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता ना। बात करते हैं हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्या बताया गया आपको? सेकंड ऑप्शन कि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब भैया एक बात बताइए, मैं इस डायरेक्शन से बॉल को थ्रो कर रहा हूं, उस डायरेक्शन से बॉल रिटर्न वापिस आ रही है, तो क्या डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या चीज समझ में आती है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, अलग अलग बॉडी हो गई और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यही तो हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा क्या है? रिजल्ट निकला है कि हमने क्या चीज सीखी है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो बॉडी के बीच में लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ में आया ना सभी को कि बॉल को हमने थ्रो किया, दीवार से टकरा के वापिस आई, डायरेक्शन चेंज हो गई, बॉडीज भी दो हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? इसमें करेक्ट रहेगा। डी और देख लेते हैं, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, नॉर्मल टू ईच अदर नहीं हो सकता, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? हमेशा इफेक्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, 4 और 5 क्वेश्चन थे, इनको हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। आपको ये काम आएंगे क्वेश्चन आगे जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या लिए हैं, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अलावा भी हमने चूज किए हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए पहला 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? फटाफट बताइए मुझे। देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूनिट ऑफ फोर्स का क्या आंसर आने वाला है? दैट इज न्यूटन। क्या यूनिट ऑफ फोर्स का? देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना। किसने दिया था? इसैक न्यूटन ने दिया था। तो इसी के लिए जो यूनिट आएगा फोर्स का वो क्या आएगा? न्यूटन आएगा, ठीक है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स में आ जाते हैं आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस फोर्स है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। इस फोर्स आ स्केलर और वेक्टर कि फोर्स जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा फोर्स का। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। m क्या होता है? मास होता है। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। मैं लिख देता हूं, m दैट इज मास ऑफ बॉडी एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना स्टूडेंट। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। अब मुझे एक बात बताइए, एक्सेलरेशन किस तरह की क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन किस तरह की क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना।
तो मास किस तरह का क्वांटिटी है? मास हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन किस तरह का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स किस तरह का क्वांटिटी होगा स्टूडेंट? बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जो वेक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम 11th क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 11th क्लास में हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें केवल और स्केलर और वेक्टर को ही हमें बताना है। देखिए स्केलर में मैंने आपको बताया था, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन बैलेंस फोर्स स्टॉप अ मूविंग बॉडी? अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने बताया था कि अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन है, क्या बैलेंस फोर्स किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है क्या? भाई बैलेंस फोर्स क्या होता है? जिसका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। वो पोजीशन को ही चेंज नहीं कर सकता, तो किसी बॉडी की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आंसर क्या आएगा? दैट इज नो। कैन बैलेंस फोर्स स्टॉप ए मूविंग बॉडी? आंसर क्या आएगा? नो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, मास इंटू में वेलोसिटी। मुझे बताइए मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ जाएगा? दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ में आया ना सभी को कि यूनिट क्या रहेगा मोमेंटम का? दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ में आया सभी को? ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The inertia of an object tend to cause the object। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? The inertia of an object tend to cause the object। जो इनर्शिया है वो ऑब्जेक्ट पे क्या कॉज करती है, क्या इफेक्ट डालती है? तो ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज इट स्पीड। क्या इनर्शिया ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करती है क्या? सेकंड क्वेश्चन, टू डिक्रीज इट स्पीड। क्या इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करती है? थर्ड, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या रेस्ट की पोजीशन को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। मतलब वो क्या करती है? एक तरह से इनेबल है इस काम को करने के लिए, कि पोजीशन को चेंज करने के लिए। फोर्थ इज टू डीएसरलेट ड्यू टू फ्रिक्शन। और वो क्या कर रही है? डीएसरलेट कर रही है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन रहेगा बताइए आपका? मुझे एक बात बताइए, इनर्शिया का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया बेसिकली, देखिए इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने में क्या है? असमर्थ है। इनेबल है, वो इनेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो क्या इनर्शिया ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करेगी क्या? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती है। क्या डिक्रीज कर सकती है स्पीड को? नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ऑब्जेक्ट की जो इनेबिलिटी होती है काम ना करने की, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनेबल होता है किसी भी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, इट मींस दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज। अब एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, उसने क्या किया? एक सिक्के को ऊपर उछाला। कॉइन को क्या किया? उसने टॉस किया ना, सिक्के को ऊपर उछाला। अब जब उसने सिक्के को ऊपर उछाला तो वो सिक्का जो है उसके पीछे की तरफ गिर गया। मतलब जैसे मैंने सिक्के को उछाला है ऊपर और सिक्का वो है वो पीछे की तरफ गिर गया। आपसे पूछा है कि जो वो ट्रेन है उसका जो मोशन है वो क्या रहेगा? आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, क्या वो यूनिफॉर्म रहेगा, क्या वो रिटार्डेड रहेगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं रहेगा। मुझे एक बात बता दीजिए,
एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, यही तो एक्सेलरेटेड होता है। देखिए एक्सेलरेटेड का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड। सेकंड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। रिटार्डेड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन किस तरह का है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ट्रेन की में, तभी तो वो सिक्का उछल के पीछे की तरफ गिरा ना। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होता और यूनिफॉर्म होती तो वो उसी के पास आता। तो दैट मींस आंसर क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया ना सभी को? मैंने क्या बताया, अगर जो ट्रेन का जो मोशन है वो अगर यूनिफॉर्म रहता तो उसी के पास सिक्का आता ना वापस। वो एक्सेलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तभी तो वो पीछे की तरफ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस साइमल्टेनियसली। अब एक बात बताइए, जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होती है, क्या वो एक साथ लगती हैं क्या? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक साथ अप्लाई होता है, एक साथ होता है क्या? देखिए मैंने बॉल को थ्रो किया और टकरा के तुरंत वापस आया, तो दैट मीन्स साइमल्टेनियसली होता है। आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस साइमल्टेनियसली, आंसर क्या रहने वाला है, यस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। मुझे एक बात बताइए कि फ्रिक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में किस वजह से होता है? फ्रिक्शन का मतलब आप समझते हैं ना कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन देम, दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या ये ऑप्शन है क्या? सेकंड है रिपल्शन बिटवीन देम, दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिपल्शन, मतलब रिपल्शन का मतलब क्या होता है, दूर जाना। देखिए मैं इधर बता देता हूं, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पास आना। देखिए मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, पास आना। रिपल्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज दूर जाना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है दूर जाता है, जो उसको रिपल्शन बोलते हैं। सम एडेसिव फोर्स बिटवीन देम, देखिए एडेसिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस होता है बिटवीन टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको एडेसिव फोर्स बोलते हैं। इर्रेगुलरिटीज ऑन सरफेस, दो सरफेस की या सरफेस की इर्रेगुलरिटीज जो होती है उसकी वजह से होता है क्या, फ्रिक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, अट्रैक्शन की वजह से होता है, रिपल्शन की वजह से, एडेसिव फोर्स या इर्रेगुलरिटी की वजह से? एक बात बताइए, फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया ना। जब बॉन्डिंग टूटती है तभी तो वो फ्रिक्शन होता है ना। बॉन्डिंग की वजह से तो फ्रिक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके बीच में क्या रहती है, इर्रेगुलरिटी रहती है, तभी वो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, किस वजह से होता है, इर्रेगुलरिटीज ऑन सरफेस। दो सरफेस इर्रेगुलर रहेंगे तभी क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन अ बाइसाइकिल ट्रेवल ऑन रफ सरफेस इट्स स्पीड। अब एक बात बताइए कि एक साइकिल जो है उसको आप चला रहे हैं और एक रफ सरफेस पे अगर आप उसको चला रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सेम रहेगी, या इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा? मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, जब हम रफ सरफेस पे साइकिल को चलाते हैं तो आपने देखा होगा हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि सरफेस क्या रहता है, रफ रहता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना उसके ऊपर। तो बेसिकली जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लॉ विच डिफाइन फोर्स। ऐसा कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है? तो देखिए ये हमने आपको बताया भी था। देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं, ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मुझे बात बताइए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस चीज के बारे में बताता है, एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है ना भाई। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताता है, एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स।
तो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज के बारे में बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बताता है। अब भैया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताता है? तो हमारा आंसर आ गया है दैट इज फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताता है स्टूडेंट? फोर्स के बारे में बताता है। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बारे में बताता है? ग्रेविटी के बारे में बताता है। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने जो 15 क्वेश्चन है इसको कवर किया है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चंस है उनको हमने कवर करने की कोशिश भी की है, सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है, डिटेल में बताया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चेक ये करना है कि जितने स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा है उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। वो अपनी जो आपकी जो क्वांटिटी है 15, 14, 13 जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितने स्टूडेंट का जो आंसर है वो करेक्ट निकल रहा है। ये हम चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। ये जो क्लासेज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, इनमें किसी भी तरह का आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आपको केवल स्टडी मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है और आपको नॉलेज मिल रहा है। यही आपके लिए सबसे अच्छी बात है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।